हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैंने आपको कहा है कि ग्रामीण परिवेश में हर हाल में आप लोगों का कंप्लीट करके रहूँगा, तो मुझ पर विश्वास बनाए रखने के लिए आप लोगों का पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने ये उम्मीद बनाई है मुझसे। याद रखिए, मैंने कहा है कि 25 में एक भी प्रश्न कम नहीं होगा जो आप ग्रामीण परिवेश करने के पढ़ने के बाद मुझसे लगा ना पाएँ एग्जामिनेशंस में। हमने अपनी पिछली वीडियो में 2 चीज़ें पढ़ी हैं दोस्तों। पहला तो हमने पढ़ा है गाँव या गाँव शब्द की परिभाषा के बारे में, यानी गांव या ग्राम के बारे में हमने पढ़ा है। उसके बाद हमने ग्राम समाज की विशेषताएं पढ़ी हैं कि एक ग्राम समाज कैसा होता है, कौन कौन से तत्व मिलकर गांव का निर्माण करते हैं। इन सभी चीज़ों को हम अपनी पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। हमने अंतिम पॉइंट जो पढ़ा था वह पढ़ा था कि आखिर ग्रामीण समाज में समस्याएं किस प्रकार की हो सकती हैं, यानी कि ग्रामीण समाज की समस्याएं यहाँ तक हमने कवर किया था, लेकिन हमने सिर्फ टॉपिकों के बारे में डिस्कस ही किया था कि आखिर ग्रामीण समाज में कौन कौन सी समस्याएं आ सकती हैं। जैसे मैंने आपको बताया था पहले पॉइंट में कि गांव की सबसे बड़ी समस्या जो होती है वह संबंधित होती है किससे? कृषि से, क्योंकि गांव जो होता है वह कृषि के ऊपर आश्रित होता है। कृषि ही उसके आय का साधन होता है, जीविकोपार्जन का साधन होता है, जिसके माध्यम से वह अपने जीवन को दीर्घकाल तक बचाए रखता है। वह उपकरण क्या है? कृषि। तो ग्रामीण समाज की सबसे बड़ी समस्या ही किससे संबंधित है? कृषि संबंधित है। यानी कि सबसे बड़ी समस्या है ग्रामीण समाज की कृषि संबंधी समस्याएं। तो आज हम विस्तृत रूप से इस बात की चर्चा करेंगे कि आखिर कौन कौन सी समस्याएं कृषि संबंधित समस्याएं हैं जो गांव में हमें परिलक्षित होती दिखाई देती हैं या हमें विद्यमान तरीके पे दिखती हैं कि हाँ, यह गांव या ग्रामीण समाज की सबसे बड़ी समस्याओं में दर्ज है। उसके बाद हमने दूसरी समस्या पढ़ी थी कि क्योंकि कृषि ही आधार है तो वहाँ पर अर्थव्यवस्था के लिए आर्थिकी की व्यवस्था नहीं मौजूद है। यानी कि दूसरी समस्या के रूप में हम पढ़ेंगे आर्थिक समस्याएं, और तीसरी समस्या के रूप में हम पढ़ेंगे सामाजिक समस्याएं। मैंने पिछली वीडियो में बस चर्चा ही किया था कि आखिर ये 3 समस्याएं जो हैं या किस क्षेत्र की हैं। तो ये सारी समस्याएं हैं ग्रामीण क्षेत्र की, जहां पर आपको 3 समस्याएं देखने के लिए मिलेंगी। एक तो कृषि संबंधी समस्याएं, दूसरा आर्थिक समस्याएं और तीसरा सामाजिक समस्याएं। अब इन्हीं तीनों समस्याओं को हमें विस्तृत रूप से पढ़ना है कि आखिर कौन कौन सी समस्याएं इनके अंतर्गत आती हैं। तो हेडिंग पड़ेगा आपका ग्रामीण समाज की समस्याएं, और उसमें पहली हेडिंग डालिएगा कृषि संबंधी समस्याएं। इस टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद दोस्तों हम जो अगला टॉपिक लेकर चलेंगे, अभी तक तो हम ग्राम समाज और ग्राम समाज की विशेषता पढ़ रहे हैं, लेकिन इसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक स्टार्ट होगा वह ग्रामीण विकास के साथ लोकतंत्रात्मक व्यवस्था की नींव से प्रारंभ होगा। ठीक है, तो मैंने आपको हेडिंग बताया है, हेडिंग ऐसे ही डाल लीजिएगा ग्रामीण समाज की समस्याएं। पहले हम समस्याएं देखेंगे और उसके बाद इसका समाधान देखेंगे। आप सभी जानते हैं संसाधनों की कमी भले है, लेकिन पढ़ाई किसी भी हाल में रुकनी नहीं चाहिए, क्योंकि 19 जून निर्धारित हो गया है आपके परीक्षा का डेट। तो 19 जून बहुत ही कम समय बचा है, लगभग 30 से 35 दिन ही आप कह सकते हैं अपनी पढ़ाई को दे सकते हैं। तो इस 30 से 35 दिन में हम पूरा रिकैप करते हुए चलेंगे ग्रामीण समाज के बारे में और इससे संबंधित समस्याओं, योजनाओं और फसलों के बारे में। ठीक है, तो ग्रामीण समाज की समस्याओं में सबसे पहली और प्रमुख समस्या किससे संबंधित होती है? कृषि से। यानी कि हम डिस्कस करने वाले हैं कृषि संबंधी समस्याओं को। आप सभी ग्रामीण परिवेश से बिलोंग करते हैं, यानी कि गांव में आपका लालन पालन हुआ होगा। आपने अपने बड़े बुजुर्गों को गांव में मेहनत करते हुए देखा होगा, किसानी करते हुए देखा होगा, खेती करते हुए देखा होगा। तो आपके दिमाग में कुछ ना कुछ समस्याएं जरूर होंगी, लेकिन वर्तमान समय में जो कृषि संबंधी समस्याएं ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यमान हैं और जिनसे आपके आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जा सकते हैं, हम बस उन्हीं टॉपिक को लेके चलेंगे। जैसे वर्तमान समय में सबसे पहली और सबसे बड़ी समस्या है कृषि जोतों का उपविभाजन। कृषि जोतों का
उपविभाजन और विखंडन। उपविभाजन और विखंडन। अब सबसे पहली चीज़ तो हमें ये जानना होगा कि आखिर कृषि जोतों का उपविभाजन क्या है और विखंडन क्या है। मान लीजिए पहले गांव में आप देखते थे संयुक्त परिवार हुआ करता था, यानी एक ही परिवार एक ही छत के नीचे 4 लोग रहा करते थे। लेकिन धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ने लगी, परिवार बढ़ने लगा, और परिवार बढ़ने लगा तो एक छत के नीचे लोगों का जीवन यापन करना मुश्किल होने लगा। तो इन लोगों के पास जो कृषि योग्य भूमि होती थी, वहाँ पर इन लोगों ने बंटवारे के तहत अपने ज़मीनों में ही क्या कर लिया, घर का निर्माण कर लिया। यानी कि जहाँ पर खेती की जा सकती थी वहाँ पर निर्माण हो गया घर का। तो ये जो कृषि जोत हैं, यानी कि जहाँ पर कृषि कार्य किया जाता था, अब ये कार्य ठप हो जाएगा और यहाँ पर लोग आश्रय के रूप में रहने लगेंगे। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से कृषि जोतों का लगातार उपविभाजन हो रहा है। बढ़ती जनसंख्या के कारण जो कृषि योग्य भूमि है वह लगातार खंडित होती जा रही है, जिससे उत्पादकता और पैदावार दोनों ही प्रभावित होते जा रहे हैं। तो गाँव में इस समय सबसे बड़ी समस्या है कृषि जोतों का उपविभाजन और विखंडन। इसके बाद अगली समस्या क्या है, जनसंख्या का जो घनत्व है वह लगातार धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। यानी कि जनसंख्या घनत्व का लगातार बढ़ना। अगर 2001 की जनगणना की बात की जाए तो उस समय उत्तर प्रदेश का जनघनत्व लगभग 821 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर था, लेकिन वर्तमान समय में 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर इतना है जनसंख्या घनत्व। यानी पिछले जनगणना के आधार पर वर्तमान समय में 8 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर बढ़ गए। तो बहुत बड़ा प्रभाव है। अगर जनसंख्या का घनत्व लगातार गांव के क्षेत्रों में बढ़ता रहेगा तो जो कृषि योग्य भूमि है वह धीरे धीरे समाप्ति के कागार पे आ जाएगी। और आपने अभी हाल ही में विश्व बैंक ने 10 दिनों पहले एक रिपोर्ट जारी किया और बताया कि जिस तरह से जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है, इससे यह स्पष्ट है कि आने वाले 27 वर्षों में जिस भोजन का हम उपयोग कर रहे हैं अपने जीवन को बचाने के लिए, ये पूर्णतः समाप्त हो जाएगी। तो बहुत बड़ा संकट है जनसंख्या घनत्व का लगातार बढ़ना, जो वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है और भारत की जनसंख्या घनत्व वर्तमान समय में 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में है। तो आप देख रहे हैं लगातार जनसंख्या घनत्व बढ़ता जा रहा है, जो कृषि के लिए एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में विद्यमान है। तो दूसरा आपका कारण हो जाएगा जनसंख्या घनत्व का लगातार बढ़ना। ये कैसा कारण है? यह कृषि संबंधी कारण है। उसके बाद अभी 2020 में आपने देखा कि अफ्रीका से चलकर टिड्डों का एक दल आया था भारत में, जिसने भारतीय फसलों को प्रभावित किया, कई किसानों के फसलों को तहस नहस कर दिया। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आकस्मिक स्थितियों में फसलों पर लगने वाले रोग, यानी फसलों के रोग और उन पर लगने वाले कीटाणु किसानों के लिए कृषि संबंधी समस्याओं के प्रमुख कारण हैं। फसलों के रोग व उन पर लगने वाले कीटाणु कैसे कारण में हैं? कृषि संबंधी समस्याओं के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद आप सभी जानते हैं दोस्तों कि भारत की आबादी का लगभग 70% हिस्सा कृषि के ऊपर निर्भर है, लेकिन भारत में सिंचाई व्यवस्था उस स्थिति में नहीं है कि सभी को सिंचाई की सुविधा नहरों के माध्यम से प्रदान की जा सके। यानी कि हम कह सकते हैं कि भारत का एक बड़ा वर्ग बरसात के ऊपर अपनी सिंचाई व्यवस्था के लिए निर्भर होता है, जिससे वह खेतों को पानी की सुविधा उपलब्ध करा सके। लेकिन पिछले कई वर्षों से जो वर्षा का प्रारूप है वह अनिश्चितकालीन हो चुका है। कभी कभी वर्षा होती है, कभी वर्षा नहीं होती है, या कभी अत्यधिक वर्षा होती है, या कभी कभी सालों साल बारिश ही नहीं होती। तो इस प्रकार जो अनिश्चितकालीन वर्षा है वह भी कृषि के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है। यानी कि आप कह सकते हैं अगली समस्या है अनिश्चितकालीन वर्षा। अगर वर्षा का प्रारूप निश्चित हो जाए तो जो ग्रामीण क्षेत्रों में अकाल या सूखा पड़ने की समस्या है वह अपने आप ही समाप्त हो जाए। लेकिन अगर हम सिंचाई व्यवस्था को ही गांव के क्षेत्रों में बेहतर बना दें, वहां पर हम अच्छे सिंचाई व्यवस्था की नींव रख दें, तो सभी के खेतों को सुचारू रूप से सिंचाई सुविधा मुहैया हो सकेगी। लेकिन वर्तमान समय का जो परिप्रेक्ष्य है, हमारी सिंचाई व्यवस्था उतनी दुरुस्त नहीं है, जिसकी वजह से अधिकांशतः किसानों को
बरसात के ऊपर निर्भर होना पड़ता है और वर्षा का जो दौर है वर्तमान समय में अनिश्चितकालीन है, जिसकी वजह से हमें अनिश्चितकालीन वर्षा भी कृषि संबंधी समस्याओं का विशेष प्रारूप तय कराता है। इसके बाद अगली बात देखी जाए तो वर्तमान समय में हम कृषि प्रौद्योगिकी के दौर में जरूर हैं, लेकिन हमने आधुनिक कृषि यंत्रों का प्रयोग करना सीखा ही नहीं। गांव के परिप्रेक्ष्य में बात किया जाए, शहरी क्षेत्रों में तो हो जाता है, आधुनिक कृषि संयंत्रों के प्रयोग से, यंत्रों के प्रयोग से वह अपनी पैदावार को बढ़ा लेते हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में क्योंकि आय के साधन कम हैं तो आधुनिक कृषि यंत्रों को वो खरीदने में सक्षम भी नहीं हो पाते हैं और प्राचीन कृषि यंत्रों के ऊपर कृषि के लिए निर्भर रहते हैं। तो प्राचीन कृषि यंत्रों से पैदावार की उत्पादकता में कोई बढ़ोतरी नहीं देखने के लिए मिलती है। तो वर्तमान समय के परिप्रेक्ष्य में जिस तरह से पैदावार घटता जा रहा है वह भी कृषि संबंधी समस्याओं में है और इसके जिम्मेदार कारकों के रूप में प्राचीन कृषि यंत्र हैं। जितने भी प्राचीन कृषि यंत्र हैं वो सभी कृषि संबंधी समस्याओं के लिए जिम्मेदार कारक हैं। इसके बाद गांव में देखिए सामुदायिक केंद्रों का निर्माण कर दिया गया ताकि लोगों को उत्तम बीज, उत्तम उर्वरक और सिंचाई व्यवस्था मुहैया कराई जा सके, लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी भारत उन सुविधाओं का बेहतर तरीके से आदान प्रदान नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से गांव में आज भी उत्तम बीज, खाद जिसे आप उर्वरक कहते हैं और सिंचाई की व्यवस्था या कह सकते हैं सिंचाई का अभाव देखने के लिए मिलता है। तो ये प्रमुख समस्याएं हैं कृषि संबंधी जो ग्रामीण समाज में व्याप्त हैं। पहली समस्या कृषि जोतों का उपविभाजन और विखंडन, दूसरी समस्या जनसंख्या घनत्व का लगातार बढ़ना, तीसरी समस्या फसलों के रोग और उन पर लगने वाले कीटाणु, चौथी समस्या अनिश्चितकालीन वर्षा, पांचवी प्राचीन कृषि यंत्रों का प्रयोग और उत्तम बीज, खाद यानी उर्वरक और सिंचाई का अभाव। यह मुख्य रूप से कृषि संबंधी समस्याएं हैं। इनको आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं, बशर्ते अगर आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहें तो मैं आपको वहाँ पर PDF भी अवेलेबल कराता रहूँगा। मेरा टेलीग्राम ग्रुप है GS एक्सपर्ट हब के नाम से, जिस नाम से आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब किया है यही मेरे टेलीग्राम के ग्रुप का लिंक भी है, GS एक्सपर्ट हब। आप टेलीग्राम पे जाकर मेरे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां से मैं इन सभी चीज़ों की PDF भी आपको रेगुलर अवेलेबल कराता रहूँगा। तो अगर आपको PDF चाहिए इन सभी विषयों का तो आप GS एक्सपर्ट हब के टेलीग्राम ग्रुप पर जरूर जुड़ें। ठीक है दोस्तों, अब हम देखेंगे अगली समस्या, आर्थिक समस्या। पहली समस्या के बारे में हमने चर्चा कर लिया जो कृषि संबंधी है। कौन सी समस्या है? तो कृषि संबंधी समस्या है। अब अगली समस्या के रूप में हम आर्थिक समस्याएं देखेंगे कि आखिर ग्रामीण क्षेत्रों में कौन कौन सी समस्याएं आर्थिक समस्याओं का कारण बनती हैं। तो दूसरी हेडिंग डाल लीजिए, आर्थिक समस्याएं। अब गांव के क्षेत्र में कौन कौन सी आर्थिक समस्याएं हैं बेटा? तो सबसे पहली बात आप सभी जानते हैं कि जो कृषि उपज है यानी कि कृषि की पैदावार है और ग्रामीण उद्योगों के जो उपज हैं गांव के आसपास के क्षेत्रों में उनको बेचने के लिए बाजार ही उपलब्ध नहीं है, जिसकी वजह से किसानों को एक लंबी दूरी तय करके दूर बाजार में जाके अपने सामानों को, अपने उत्पादों को बेचना पड़ता है, जिसकी वजह से उनके उत्पादन का भी ह्रास होता है क्योंकि समय के साथ साथ उत्पादकता में कमी आती जाती है। तो पैदावार घटने की वजह से या कह लीजिए जो अनाज का संग्रह है वह घटने की वजह से उनको लागत मूल्य के बराबर भी पैसा नहीं प्राप्त हो पाता। क्यों? क्योंकि उनके गांव के आसपास उनके उत्पादन को खरीदने के लिए, उनकी पैदावार की खरीद और बिक्री के लिए उचित स्थान या बाजार ही उपलब्ध नहीं है। यानी कि आप कह सकते हैं कृषि उपज और ग्रामीण उद्योग उपज की बिक्री के लिए बाजार का अभाव या समुचित बाजार व्यवस्था का अनुपलब्ध होना
अब देखिए प्रारूप देख लीजिए। जैसे ये एक छोटा सा गांव है, यहाँ पे कृषि उपज और ग्रामीणों ने उद्योगों के माध्यम से जो उपज पैदा किया या उत्पादित किया, अगर यहाँ कहीं आसपास बाज़ार होता जो इससे 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर की दूरी पर होता, तो किसान आसानी से ले जाके अपने उपज को इस स्थल पर बेच देता। और बाज़ारों के पास साधन भी होते हैं जिन्हें यह बड़े बड़े साधनों के माध्यम से एक बड़े बाज़ार में ले जाते हैं और बिग मार्केट में यानी बड़े बाज़ार में उन पैदावारों को, उन उपजों को आसानी से बेच सकते हैं। तो यहाँ पर किसान के ऊपर बोझ घटता, जैसे उसे कम लागत लगाने पर अपने पूरे पैदावार को बेचने का मौका मिलता। मान लीजिए आपने 10 कुंटल गन्ने का उत्पादन किया और आप के आसपास कोई भी बाज़ार सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो आपको एक लंबी दूरी तय करके यहाँ मिल तक जाना पड़ता और यहाँ से तय करके जब आप मार्केट पहुँचते हैं तब आपको टोकन की समस्या झेलनी पड़ती और लगभग 1 माह तक का समय लग जाता अपने लाए गए अनाज के भुगतान के लिए। 1 माह का समय लगता कम से कम। और इस समय के अंतराल में अगर आप 10 कुंटल गन्ना लेकर आए हैं तो जब तक आप उसको वजन कराते हैं तब तक 1 माह के बाद ये घटकर रह जाता है 4 से 5 कुंटल। तो जब आपने उत्पादन किया 10 कुंटल और 1 माह के समय लगने के बाद आपने उसे बेचा 4-5 कुंटल, यानी कि आपने जो लागत लगाया था, मान लीजिए 10,000 लागत लगाया या मान लीजिए 8,000 लागत लगाया, तो 1 माह के बाद आप इसे बेचते हैं 10,000 में और आपको लाभ कितने का हुआ? 2,000 रुपये का। अब इस 2,000 रुपये के माध्यम से जो लाभ आपको प्राप्त हुआ है, इसमें ही आपको अपने घर का दैनिक उपभोग व्यवस्था देखना है, कपड़े लत्ते देखने हैं, खान पीन की व्यवस्था देखनी है। तो क्या इन 2,000 रुपये में पूरे साल का खर्चा आप व्यवस्थित कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। अगर यही क्या होता, बाज़ार नज़दीक होता तो आप सीधे बाज़ार में जाते हैं, अपना 10 कुंटल सीधे सीधे बेच देते हैं, समय कम लगता और आपको 10 कुंटल का दाम भी प्राप्त हो जाता, तो आपकी धनराशि बचती, आप अपने जीवन को व्यवस्थित बना पाते हैं। अब इस स्थिति में जब आप बड़े मार्केट पे जाते हैं लंबे समय तय करके, तो उसके बाद जब आपको 2,000 रुपये का ही लाभांश प्राप्त होता है तब आप लेते हैं बैंकों से ऋण और फिर यही प्रक्रिया दोबारा दोहराई जाती है। धीरे धीरे आपकी ऋणग्रस्तता बढ़ती जाती है, ब्याज दरें लगातार बढ़ती जाती हैं और अंत में जब आप ऋण नहीं चुका पाते तो आपने देखा होगा और पेपरों में पढ़ा भी होगा, पता नहीं कितने किसानों ने ऋण ना चुका पाने के कारण कर लिया सुसाइड। क्योंकि हमारे यहाँ जो बाज़ार की सुविधा है वह गांव के आसपास उपलब्ध नहीं है, जिसकी वजह से इन्हें एक लंबा सफ़र तय करना पड़ता है और इन्हें लागत मूल्य के बराबर भी अपने उत्पादकता का जो लागत है वह भी प्राप्त नहीं हो पाता और अंततः किसान ऋण लेने के लिए बाध्य हो जाता है। और जब वह ऋण नहीं चुका पाता और सरकार समुचित व्यवस्था नहीं कर पाती उसके ऋण भुगतान के लिए, तो अंततः किसान क्या कर लेता है? सुसाइड, जो कि भारत के लिए बहुत बड़ी क्षति है। जिस तरह भारत का एक शहीद जवान भारत की बहुत बड़ी धरोहर है, क्योंकि एक सैनिक ही भारत के बॉर्डर पर खड़ा होकर हमें सुख चैन से सोने की सुविधा मुहैया कराता है, उसी प्रकार एक किसान दिन रात मेहनत करके हमारे लिए अनाजों को उत्पादित करता है और एक किसान का ह्रास कभी भी कोई भी धन भर नहीं सकता, क्योंकि यह इस किसान की जो महत्व है उसकी क्षतिपूर्ति करी ही नहीं जा सकती। तो इसलिए ये पूरा प्रक्रिया आप देख रहे हैं, बाज़ारों का अगर अभाव होगा तो इतनी बड़ी समस्याओं को देखना पड़ेगा। तो इसकी वजह से आप देखते हैं कृषि उपज और ग्रामीण उद्योग उपजों के लिए बाज़ारों का अभाव है और बाज़ारों का अगर अभाव होगा तो किसानों के ऊपर कौन सी समस्या आ जाएगी? ऋणग्रस्तता की। तो अगली समस्या आर्थिक समस्याओं में आप देखेंगे ऋणग्रस्तता। जैसे जैसे किसान ऋण से ग्रस्त होता जाएगा उसके जीने की आस कम होती जाएगी, क्योंकि एक किसान के लिए सबसे बड़ा धन उसकी फसलें होती हैं जिसके लिए वह दिन रात मेहनत करता है और जब मेहनत ही असफल होगी तो किसान के पास और कोई चारा नहीं बचता। इसके अलावा आप देखते होंगे गांव में कुटीर उद्योग चलते हैं। कुटीर उद्योग का मतलब हो गया मोमबत्ती बनाने वाले छोटे छोटे उद्योग, दोना प्लेट के उद्योग, या फिर कह लीजिए अगरबत्ती बनाने के जितने उद्योग हैं, ये सब कुटीर उद्योगों की श्रेणी में हैं। तो कुटीर उद्योगों के जो उपज हैं उनको बेचने के लिए भी
साधनों और संसाधनों का अभाव है ग्रामीण क्षेत्रों में, जिसकी वजह से उनके उत्पादों को बड़े मार्केट में ले जाने में देरी होती है और साथ ही साथ उन्हें अपने लागत का मूल्य भी कम मात्रा में प्राप्त होता है। तो कुटीर उद्योगों के उत्पादों को ले जाने हेतु साधनों और संसाधनों का भी अभाव है। और यह भी किस प्रकार की समस्या है? यह भी है आर्थिक समस्या। साधनों और संसाधनों का अभाव। इसके अलावा ये तो किसानों के परिप्रेक्ष्य में हो गया, लेकिन गांव में भूमिहीन किसान भी हैं जिनके पास भूमि नहीं है, वह दूसरे से बटैया लेकर किसी तरह अपने जीवन का निर्वहन करते हैं। तो भूमिहीन किसानों के आय की सुविधा के लिए किसी भी प्रकार की नीतियां प्रचलन में नहीं है, इसलिए भूमिहीन कृषकों का जीवन भी आर्थिक समस्या से जूझ रहा है। यानी कि आप कह सकते हैं भूमिहीन कृषकों की आय संबंधी समस्या भी आर्थिक समस्या के परिप्रेक्ष्य में देखी जाती है। इसके अलावा पहले आप जब छोटे बच्चे रहे होंगे तो आप कहानी सुनते रहे होंगे अपने दादा दादी या नाना नानी से। वो सुनाते होंगे कि एक जंगल में एक लकड़हारा रहता था जो लकड़ियां बेचकर अपने जीवन का निर्वहन करता था। ये पहले ही हमारी संस्कृति में रहा है, प्राचीन काल से ही रहा है। तो क्यों वह जीवन जी लेता था लकड़ियां बेचकर? क्योंकि उस समय वन संपदाओं का प्रबंधन इस प्रकार से था कि कोई भी अपने जीवन को सुचारू व्यवस्था में लाने के लिए जंगल से लकड़ियों को काट कर ले जाकर उसे बेचकर अपने जीवन का निर्वहन कर सकता था। लेकिन वर्तमान समय में वन विभाग का कब्जा पूरे वनों के क्षेत्रों पर है। वह एक भी लकड़ी किसी अन्य को काटने नहीं देते। वन विभाग और वन प्रकोष्ठ का जो कार्य है वह सरकार के हित में है, ना कि जनता के हित में, जिसकी वजह से भूमिहीन कृषकों को आय संबंधी समस्या से जूझना पड़ता है। और अगली आर्थिक समस्या के रूप में आप देखते हैं वन संपदाओं का उचित प्रबंधन ना होना, या कह लीजिए वन संपदाओं का अनुचित प्रबंधन। ये किस व्यवस्था के अंतर्गत आएगा या किस समस्या के अंतर्गत आएगा? तो ये आएगा आर्थिक समस्याओं के अंतर्गत। तो आपने आर्थिक समस्याओं में क्या क्या देखा? कृषि उपज और ग्रामीण उद्योग उपज की बिक्री के लिए बाजार का अभाव, ऋणग्रस्तता यानी कि किसानों के ऊपर बढ़ता ऋण का बोझ, कुटीर उद्योगों के उत्पादों को ले जाने हेतु साधनों और संसाधनों का अभाव, और इसके साथ ही साथ भूमिहीन कृषकों की आय संबंधी समस्या और वन संपदाओं का अनुचित प्रबंधन, या ग्रामीण क्षेत्रों में या ग्रामीण समाज में आर्थिक समस्या का सबसे बड़ा कारणों में से प्रमुख कारण है। तो इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम देखेंगे सामाजिक समस्या। अब अगर बेटा सामाजिक समस्या की बात की जाए तो समाज में कितनी प्रकार की समस्याएं हैं जो समाज को चुस्त दुरुस्त बना सकती हैं या समाज को तोड़ सकती हैं। सामाजिक समस्या मतलब समाज की समस्या, यानी कि अब हम देखेंगे कि कौन कौन सी समस्याएं ग्रामीण समाज में व्याप्त हैं। तो कभी भी जब आपको सामाजिक समस्याओं की चर्चा करनी हो तो आप 3 बातों को ध्यान में रखा करिए कि कोई भी समाज बेहतर किन कारणों से होता है और बदतर किन कारणों से होता है। तो 3 प्रमुख कारण हैं सामाजिक समस्याओं के लिए। सबसे पहला कारण है शिक्षा, दूसरा है स्वास्थ्य और तीसरा कारण है रोजगार। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार ये सामाजिक समस्याओं के कारण हैं। अगर शिक्षा का स्तर बेहतर हुआ, स्वास्थ्य सुविधाएं अपने आप ही बेहतर होने लगेंगी और व्यक्ति रोजगार परक होने लगेगा तो समाज की समस्याएं दूर हो जाएंगी। लेकिन हमारे प्राचीनतम समय में लोग निरक्षर हुआ करते थे और वर्तमान समय में भी गांव में जो शिक्षा का स्तर है वह निम्नतम स्तर पर है। तो सामाजिक समस्याओं के रूप में सबसे बड़ी और सबसे प्रमुख समस्या है वर्तमान समय में व्याप्त निरक्षरता और शिक्षा का निम्नतम स्तर यानी कि अशिक्षा। उसके बाद दूसरे कारणों में पहले लोग निर्धन हुआ करते थे, लेकिन वर्तमान समय में निर्धनता को दूर करने के लिए
रोजगार के अवसर भी प्रदान नहीं किए जा रहे हैं। यानी कि पहले से व्याप्त निर्धनता और वर्तमान समय की बेरोजगारी की समस्या लोगों को सामाजिक समस्याओं के रूप में परिलक्षित होती हैं ग्रामीण समाज में, क्योंकि वहाँ पर रोजगार का कोई सृजन ही नहीं है। सरकार समय समय पर रोजगार की सुविधा मुहैया कराने के लिए योजनाएं लाती है, लेकिन उन योजनाओं का लाभ समूचे वर्ग को प्राप्त नहीं हो पाता, जिसकी वजह से वर्तमान समय में गांव में निर्धनता और बेरोजगारी दोनों ही विद्यमान हैं। और स्वास्थ्य की बात की जाए तो जब शिक्षा ही नहीं है, रोजगार ही नहीं है, तो बुरी दशाएं पाई जाएंगी स्वास्थ्य सेवा की। यानी कि स्वास्थ्य सेवाओं की बुरी दशाएं उपलब्ध होंगी कहाँ पर? गांव में। और यही समस्याएं हैं हमारी सामाजिक समस्याएं, जिसमें निरक्षरता और अशिक्षा, बुरी दशाएं, स्वास्थ्य सेवा की उपलब्धता और निर्धनता और बेरोजगारी। ये सभी समस्याएं कैसी समस्याएं हैं? यह सभी समस्याएं ग्रामीण समाज में व्याप्त सामाजिक समस्याएं हैं। तो आज की वीडियो में हमने 3 चीज़ पढ़ा है। पहला पढ़ा हमने कृषि संबंधी समस्या, दूसरा हमने पढ़ा आर्थिक समस्या और तीसरा हमने पढ़ा सामाजिक समस्या। इन तीनों समस्याओं की अगर बात की जाए बेटा, तो कृषि संबंधी समस्या को हम कैसे सुलझा सकते हैं या कैसे सुधार कर सकते हैं? तो अगर हम कृषि प्रणाली को उन्नत बना दें, कृषि प्रणाली को उन्नत बना दें, तो हम सुधार कर सकते हैं कृषि संबंधी समस्याओं को। जैसे कृषि यंत्रों की हम आधुनिक पद्धति का प्रयोग करें, आधुनिक कृषि यंत्रों का प्रयोग करें। कृषि कार्यों में हम वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करें, जिससे हम कम जमीन में अधिक से अधिक उत्पादकता या पैदावार बढ़ा सकें। सिंचाई व्यवस्था इतनी बेहतर कर दी जाए कि लोगों को बरसात के ऊपर निर्भर ही ना होना पड़े। तो अगर हम कृषि प्रणाली को उन्नत बना दें, तो जितनी भी कृषि संबंधी समस्याएं हैं वो सब ग्रामीण क्षेत्र से समाप्त हो जाएंगी। आर्थिक समस्याओं को कैसे दूर कर सकते हैं? तो ग्रामीण क्षेत्रों में अगर आर्थिक विनिर्माण को बढ़ावा दिया जाए, आर्थिक विनिर्माण का मतलब जैसे गांव के आसपास अगर आप बाजारों का निर्माण कर देते हैं, तो कम समय में किसान अपने अधिकतम पैदावार को बेच पाएगा, और जिससे उसके आय की बचत होगी और उसे निवेश करके वह आगे भी धन संग्रह कर पाएगा। उसे बैंकों से ऋण लेने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी और अपनी वह स्वास्थ्य की दशाएं बेहतर कर लेगा। तो अगर आर्थिक समस्याओं से निजात पाना है, तो हमें ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक विनिर्माण को बढ़ावा देना होगा। अगर सामाजिक समस्याओं को दूर करना है, तो हमें 3 चीज़ों में सुधार करना होगा। पहली चीज़ है शिक्षा, दूसरी चीज़ है स्वास्थ्य और तीसरी चीज़ है रोजगार। अगर इन 3 क्षेत्रों में हमने सुधार की नीति अपनाई, लोगों को शिक्षा सुविधा मुहैया कराया, हम उन्हें उच्चतम शिक्षा स्तर प्रदान करें, तो व्यक्ति खुद अपने स्वास्थ्य की देखभाल कर लेगा और अच्छे स्वास्थ्य को प्राप्त कर लेगा। जब मनुष्य स्वस्थ होगा, तो वह अपने आप ही अपने रोजगार की तलाश कर लेगा और अपनी जीवन शैली में अभूतपूर्व बदलाव ले आएगा। तो जितने भी ग्रामीण संबंधी समस्याएं हैं, इन तीनों समस्याओं को हमने देख लिया। मैं रोज़ 5 मिनट की एक वीडियो योजना के ऊपर भी डालूंगा। तो योजना की जितनी भी वीडियो पढ़ेंगी, प्रत्येक दिन 5 मिनट की, लगभग 5 मिनट की होगी, इससे ज़्यादा की नहीं होगी। 2 मिनट, 1 मिनट, 1.5 मिनट ऐसे वीडियोस हो सकती हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि जितनी भी योजनाएं इस चैनल पे पड़ेंगी, वो सभी आपके ग्रामीण परिवेश सेक्शन लेखपाल भर्ती परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। एक भी योजना मिस नहीं करिएगा। इन सभी समस्याओं का प्रारूप आपने देख लिया है। मैं जल्द ही 15 दिन के बाद, या कह लीजिए 15 मई के बाद, टेस्ट सीरीज भी आयोजित करूंगा, और वहां पर आपको इन सभी प्रश्नों के परिप्रेक्ष्य देखने के लिए मिलेंगे। तो दोस्तों, जितना मैंने बताया है और जितना मैं लिखवा रहा हूं, जितना मैं लिख रहा हूं, इसको नोट्स बना के चलते चलिए, क्योंकि इसके बाहर आपको लेखपाल भर्ती परीक्षा में ग्रामीण परिवेश का कोई भी प्रश्न देखने के लिए प्राप्त नहीं होगा। तो दोस्तों, ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में जाके कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर कोई त्रुटि हो तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताइए, ताकि मैं सुधार कर सकूं, और मैं कोशिश करूंगा कि अधिक से अधिक मैं लंबी वीडियो बना सकूं। अभी 20 मिनट 30 मिनट की वीडियो चल रही हैं, लेकिन जल्द ही आपको 1 घंटे की वीडियो भी मिलने लगेगी, क्योंकि आपका लेखपाल भर्ती परीक्षा नज़दीक है और मैं नहीं चाहता कि आपका एक भी प्रश्न लेखपाल भर्ती परीक्षा में ग्रामीण परिवेश का मिस हो। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।